क्या पुरानी इमारतें, जमीन में दबे ताम्रपत्र और ईंटों के खंडहर सिर्फ बेजान पत्थर होते हैं? या फिर वे किसी राज्य की धड़कती हुई आत्मा का आईना है? आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसे सुलझाने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन स्रोत भी है। बिल्कुल। हमारे सामने डिजिटल नोट्स द्वारा तैयार किया गया हरियाणा के हेरिटेज मतलब विरासत का एक बेहद शानदार दस्तावेज है। ये कोई साधारण पीडीएफ नहीं है, बल्कि एक डिकोड किया हुआ ट्रेजर मैप है। एक खजाने का नक्शा। इस ट्रेजर मैप के सबसे पहले हिस्से से इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो डिजिटल नोट्स का पेज 1 हमें सीधे झज्जर ले जाता है। झज्जर। हाँ, जहाँ राज्य का प्रमुख पुरातात्विक संग्रहालय है। इसे गुरुकुल झज्जर संग्रहालय भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। दस्तावेज में लिखा है कि ये राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझनी है। 1959 का दौर वो समय था जब देश खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त इतने बड़े पुरातात्विक खजाने को एक जगह कैसे इकट्ठा किया होगा? यही तो इस संग्रहालय की सबसे बड़ी खूबी है। इसके पीछे किसी बड़े सरकारी फंड का हाथ नहीं था। ये एक व्यक्ति के जुनून की कहानी है। इसके संस्थापक स्वामी ओमानंद सरस्वती थे। अच्छा, मतलब ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था? एकदम नहीं। उन्होंने बैलगाड़ियों पर गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करके इन ऐतिहासिक धरोहरों को इकट्ठा किया था। लोग अपने घरों में पड़ी पुरानी मूर्तियों या सिक्कों को कबाड़ समझ लेते थे। अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन स्वामी ओमानंद जी ने उन्हें समझाया कि ये कबाड़ नहीं, हमारे पुरखों की पहचान है। तो ये म्यूजियम इस बात का जीता जागता सबूत है कि इतिहास को बचाने के लिए सिर्फ आदेशों की नहीं, जमीनी लगन की जरूरत होती है। क्या बात है। और स्वामी जी की इसी लगन का नतीजा हमें इस दस्तावेज के दूसरे पन्ने पर दिखाई देता है। पेज 2 पर इस संग्रहालय के खजाने की सूची है। और वो सूची बहुत लंबी है। बिल्कुल। इसमें सबसे ऊपर 427 ताम्रपत्रों का संग्रह है। इसके अलावा पंचवटी में हिरण का रूप और सीता हरण को दर्शाने वाली एक प्राचीन मूर्ति है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है महाभारत कालीन चौसर। अरे हाँ, वो चौसर। वो केवल एक खेल का ढांचा नहीं है, दौर के स्टैम्प पेपर हुआ करते थे। तांबे के स्टैम्प पेपर? हाँ, क्योंकि प्राचीन काल में राजा महाराजा कागज का इस्तेमाल तो करते नहीं थे। कागज तो नष्ट हो जाता है। वे अपने आदेश, जमीन के दान या संधियां इन्हीं तांबे के पत्तों पर उकेरते थे। वे असल में आधिकारिक सरकारी दस्तावेज यानी गैजेट है। जिससे पता चलता है कि उस समय का कानून कैसे काम करता था। यहाँ सोचने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात है। महाभारत काल में शकुनी ने जिस तरह का चौसर हाथ में पकड़ा होगा, उसे आज ऐसे देखना इतिहास को एकदम जीवंत कर देता है। बिल्कुल कर देता है। लेकिन इस खजाने को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। अगर झज्जर में इतना विशाल म्यूजियम पहले से था तो बाकी चीजों को भी वहीं क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि दस्तावेज का तीसरा पन्ना पूरी तरह से जोनल संग्रहालय सूची पर केंद्रित है। जोनल म्यूजियम। हाँ, यहाँ कुल 6 अलग-अलग जोनल संग्रहालयों का जिक्र है। तो जब एक बड़ा केंद्र है तो इन्हें अलग-अलग जोन में क्यों बांटा गया? देखने में ये संसाधनों का बंटवारा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे म्यूजियोलॉजी मतलब संग्रहालय विज्ञान का एक बहुत गहरा सिद्धांत काम करता है। ऐतिहासिक धरोहरों को उनके मूल स्थान के करीब संरक्षित करना बेहद जरूरी है। अच्छा, मतलब जहां से वो चीज मिली है वहीं रहे? हाँ, जब किसी कलाकृति को उसके सांस्कृतिक परिवेश से उखाड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाया जाता है तो वो अपना संदर्भ खो देती है। इसीलिए पेज 3 पर पंचकुला के पिंजौर में भीमा देवी मंदिर संग्रहालय का जिक्र है। और यमुनानगर के कपालमोचन में गुरु गोबिंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी है, जो 15 अगस्त 2000 को बना था। बिल्कुल। और इसमें हिसार का जहाज कोठी जोनल संग्रहालय बहुत विशेष है। दस्तावेज के अनुसार ये पूरे राज्य का एकमात्र आंचलिक यानी एकदम प्योर जोनल संग्रहालय है। मतलब वो सिर्फ उस विशिष्ट क्षेत्र के इतिहास को दर्शाता है। ये अपनी जड़ों को उसी जमीन में सींचने का तरीका है जहां से वे उपजी हैं। एकदम सही कहा आपने। जड़ों से जुड़े रहने की ये बात हमें सीधे डिजिटल नोट्स के चौथे पन्ने की तरफ ले जाती है। यहाँ कुरुक्षेत्र का जिक्र शुरू होता है और एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। थानेश्वर पुरातत्व स्थल, जो कि शेख चिल्ली के मकबरे के ठीक भीतर स्थित है। हाँ, ये बहुत ही खास बात है। मतलब एक तरफ शानदार इस्लामी वास्तुकला वाला मकबरा और उसी के दायरे में प्राचीन थानेश्वर के हिंदू और बौद्ध कालीन खंडहर।
ये संस्कृतियों के सह अस्तित्व का कितना बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, ये वास्तुकला का ऐसा संगम है जो बताता है कि समय की धारा में कई संस्कृतियां एक ही जमीन पर आती हैं। वे अक्सर पिछली सभ्यता को पूरी तरह मिटाने के बजाय उसके ऊपर अपनी एक नई परत चढ़ा देती हैं। हाँ, एक के ऊपर एक परत। हाँ, इसी पन्ने पर कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण संग्रहालय की जानकारी भी है, जिसकी स्थापना 13 अप्रैल 1987 को हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को जाता है। एक राजनेता का सांस्कृतिक संरक्षण से ऐसा जुड़ाव। हाँ, ये दिखाता है कि देश की नींव केवल कंक्रीट से नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्मृतियों से भी मजबूत होती है। बहुत खूब। और इस श्री कृष्ण संग्रहालय की कुछ और परतें दस्तावेज के 5वें पन्ने पर खुलती हैं। 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ महाभारत युद्ध को बहुत भव्य रूप में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ एक तथ्य ने मुझे एकदम चौंका दिया। दस्तावेज बताता है कि यहाँ जो मूर्तियां रखी गई हैं वे तमिलनाडु और केरल के कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन उसे गढ़ने वाले हाथ दक्षिण भारत के हैं। ऐसा क्यों? ये फैसला केवल कलात्मक नहीं था, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक एकीकरण का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। दक्षिण भारतीय मूर्तिकला, विशेषकर पल्लव और चोल शैली, दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अच्छा, उनके भाव और शरीर को उकेरने की कला? बिल्कुल। जब तमिलनाडु के कलाकारों ने अपनी बारीकियों को उत्तर भारत के महाकाव्य पर लागू किया तो एक बिल्कुल नया स्वरूप उभर कर आया। ये प्रतीक है कि महाभारत किसी एक भौगोलिक सीमा में कैद नहीं है, वो पूरे भारत की धड़कन है। क्या बात है। लेकिन कुरुक्षेत्र केवल युद्ध और धर्म तक सीमित नहीं है। डिजिटल नोट्स का छठा पन्ना एक बिल्कुल नया पहलू खोलता है, ज्ञान एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में कुरुक्षेत्र। ये पेज काफी विविधता भरा है। हाँ, एक ही शहर में एक तरफ गीता पांडुलिपि संग्रहालय है जहां अध्यात्म है, और दूसरी तरफ पैनोरामा एवं विज्ञान केंद्र है जिसका उद्घाटन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। बिल्कुल। और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का धरोहर व हस्तलिखित संग्रहालय भी है जो 2006 में बना। वहां 1857 की क्रांति की यादें हैं। मतलब अध्यात्म, विज्ञान और आधुनिक क्रांति सब एक ही जगह। ये कोई विरोधाभास नहीं है। ये एक विकसित समाज का सबसे परिपक्व संतुलन है। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के कैसे का जवाब देता है, जबकि गीता जीवन के क्यों का उत्तर देती है। कैसे और क्यों? हाँ, और इन दोनों के बीच जो 1857 की क्रांति की यादें हैं, वे सुनिश्चित करती हैं कि समाज अपने ज्ञान का आनंद तभी ले सकता है जब वो आज़ादी की कीमत चुकाने वाले बलिदानों को याद रखे। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इसी त्रिकोण से निकलते हुए हम पेज 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ विषय पूरी तरह से मिट्टी और पसीने की खुशबू की तरफ मुड़ जाता है। यह पन्ना क्षेत्रीय गौरव के नाम है, रोहतक, जींद और पानीपत। ये सेक्शन आम लोगों के इतिहास पर है। हाँ, रोहतक के गढ़ी सांपला में 6 सितंबर 2013 को बना दीनबंधु छोटूराम स्मारक है। जींद में 28 जुलाई 2007 को डॉक्टर AR किदवई द्वारा उद्घाटित जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय है जो पांडवों से जुड़ा है। और पानीपत के भिंझौल में साल 2000 में बना पानीपत संग्रहालय है। बिल्कुल। एक सवाल मन में आता है, अक्सर हम इतिहास में राजाओं की बातें करते हैं, लेकिन क्या किसी जगह का असली गौरव उसके राजाओं में होता है या मिट्टी से जुड़े किसानों और योद्धाओं में? यही इस पन्ने का सबसे बड़ा संदेश है। किसी भी राज्य का असली ढांचा महलों में रहने वाले राजाओं ने नहीं बनाया, खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों और युद्ध भूमि में खून बहाने वाले योद्धाओं ने इसे तैयार किया है। दीनबंधु छोटूराम का स्मारक उस किसान की आवाज है जिसने अपने हक की लड़ाई लड़ी, और पानीपत का म्यूजियम उन गुमनाम योद्धाओं की कहानी है। और आम इंसान का यही संघर्ष शहादत में कैसे बदलता है, ये हमें 8वें पन्ने पर देखने को मिलता है। ये हिस्सा शहीदों की याद में बनाए गए स्मारकों को समर्पित है, जैसे रेवाड़ी के रामपुर में 1857 की क्रांति से जुड़ा राव तुलाराम संग्रहालय है। जी, और रेवाड़ी में ही रिजांगला युद्ध स्मारक भी है। हाँ, 1948 के कश्मीर युद्ध के शूरवीरों की याद में। लेकिन इसी पन्ने पर एक और चीज है, पानीपत का आध्यात्मिक संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1994 में राजयोगी दादी प्रकाश मणि द्वारा की गई थी। मुझे यह संयोजन थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब कैसे? मतलब एक तरफ तोपों और युद्ध स्मारकों का भारीपन है और ठीक उसी के साथ आध्यात्मिक संग्रहालय की शांति। इन दोनों को एक ही जगह क्यों रखा गया?
ये मानव मनोविज्ञान का सबसे अटल सत्य है। इतिहास गवाह है कि जहां युद्ध और विनाश सबसे अधिक होता है, वहीं पर अंततः शांति और अध्यात्म की सबसे सख्त जरूरत पैदा होती है। अच्छा, मतलब एक तरह का बैलेंस। हाँ, पानीपत ने सबसे भयंकर लड़ाइयां झेली हैं। उन ऐतिहासिक घावों को भरने के लिए, उस ट्रॉमा से उबरने के लिए आध्यात्म एक मरहम का काम करता है। शूरवीरता सीमाओं की रक्षा करती है और आध्यात्म हमारे भीतर के इंसान की। ये तो बहुत ही दार्शनिक नजरिया है। खैर, इस गहरी बात के बाद दस्तावेज का 9वां पन्ना हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता है, परिवहन विरासत यानी ट्रांसपोर्ट हेरिटेज। अरे वाह, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, रेवाड़ी के हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय में दुनिया का सबसे पुराना चालू इंजन फेरी क्वीन खड़ा है, जो 1855 में बना था। और दस्तावेज में इसका फिल्मी कनेक्शन बहुत हाईलाइट किया गया है। गदर, लव आजकल और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों की शूटिंग यहीं हुई है। 1855 का कोई भाप का इंजन आज भी पटरियों पर दौड़ सकता है। ये अपने आप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चमत्कार है। कोयले की आंच, भाप और पहियों का शोर, ये औद्योगिक क्रांति का जीता जागता स्वरूप है। बिल्कुल। फिल्म देखते हुए वो अपनी विरासत से जुड़ जाती है। एकदम सही। अब इंजन की बात हो रही है तो कारों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डिजिटल नोट्स का 10वां पन्ना एक बहुत ही बड़े अलर्ट के साथ आता है, खासतौर पर परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। वो तावड़ू वाला म्यूजियम। हाँ, 2013 में बना हरियाणा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट संग्रहालय, जो भारत का सबसे बड़ा निजी संग्रहालय है। दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है कि यह तावड़ू में बिलासपुर तावड़ू रोड पर है। लेकिन कैच ये है कि परीक्षाओं के आंसर की में इसका सही उत्तर गुरुग्राम माना जाता है। ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की एक बहुत ही रोचक सच्चाई है। मतलब भौगोलिक सच्चाई और सरकारी फाइलों का ये कैसा टकराव है? देखिए, कई बार सीमाओं के पुनर्गठन या दस्तावेजीकरण में चूक के कारण ऐसा होता है। अगर आप जमीन नापने वाले अमीन से पूछेंगे तो वो तावड़ू बताएगा। लेकिन अगर आप उस सरकारी बाबू की फाइल देखेंगे जो पेपर सेट कर रहा है, तो वो इसे गुरुग्राम मानेगा। एक जागरूक विद्यार्थी को इस ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप से बचना आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नंबर तो उसी जवाब पर मिलेंगे जो सिस्टम सच मानता है। इसी सिस्टम और संघर्ष की कड़ी में 11वां पन्ना हमें अंबाला और गुरुग्राम की विरासत की तरफ ले चलता है। जी, अंबाला में 1857 की क्रांति का वॉर हीरोज मेमोरियल है और इसी के साथ एक बहुत ही मार्मिक नाम जुड़ा है, फ्रोजन टीयर यानी जमा हुआ आंसू शहीद स्मारक। ये बहुत भावुक करने वाला है। और इसके साथ ही गुरुग्राम में 1984 में केसी आर्यन द्वारा स्थापित लोक कला उरूस वाथी संग्रहालय का भी वर्णन है। लेकिन मेरा ध्यान उस फ्रोजन टीयर पर अटका है। एक बार सोचने की कोशिश करें, किसी स्मारक का नाम जमा हुआ आंसू क्यों रखा गया होगा? फ्रोजन टीयर केवल एक नाम नहीं है, ये एक विजुअल मेटाफर है। जब कोई सैनिक सीमा पर शहीद होता है तो उसके पीछे छूट गए परिवार और देश का जो दर्द होता है वो कभी पूरी तरह पिघलकर बह नहीं पाता। वो दर्द वहीं जम जाता है। हाँ। ये स्मारक उस रुकी हुई चीख, उस जमे हुए दर्द का भौतिक स्वरूप है। ये याद दिलाता है कि आजादी की कीमत किसी के आंसुओं ने चुकाई है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारिया है। इस भावुक हिस्से के बाद पेज 12 राज्य की बहुआयामी पहचान को सामने रखता है। यहाँ अन्य विशिष्ट संग्रहालयों की सूची है जो बहुत विविधता भरी है। कौन कौन से हैं इसमें? हिसार की HAU में एक कृषि संग्रहालय है, सोनीपत में संविधान संग्रहालय है, सिरसा में 2001 में बना लीलाधर दुखी स्मारक है और कुरुक्षेत्र में शिव दर्शन आध्यात्मिक संग्रहालय है। मतलब खेती, कानून, समाज सेवा और अध्यात्म सब एक पन्ने पर। यही तो इस क्षेत्र की असल पहचान है। ये पन्ना साबित करता है कि ये राज्य केवल कृषि प्रधान या केवल युद्ध की भूमि नहीं है। बिल्कुल। यहाँ ट्रैक्टर के पहियों को, संविधान की किताबों को और धर्म को बिल्कुल एक समान आदर दिया गया है। यह एक संपूर्ण समाज की निशानी है। यह संतुलन हमें 13वें पन्ने के प्राचीन एवं थीम संग्रहालयों में भी दिखता है। हिसार के गांधी भवन में हरियाणा एंटीक संग्रहालय, कुरुक्षेत्र में महाभारत थीम संग्रहालय और कुरुक्षेत्र के पिपली में पहला सिख संग्रहालय। थीम संग्रहालयों की संकल्पना बहुत दिलचस्प होती है। इसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझ सकते हैं। वो कैसे? एक सामान्य म्यूजियम आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी दिखाता है, लेकिन थीम संग्रहालय पूरे इतिहास को छोड़कर अपनी सारी किरणें केवल एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जैसे ही आप सिख संग्रहालय में कदम रखते हैं, आप सिर्फ उसी कालखंड में गहराई से उतर जाते हैं।
अरे वाह, मतलब एक टाइम मशीन की तरह जो आपको सीधे उसी युग में ले जाए। बहुत बढ़िया। अब हम दस्तावेज के 14वें पन्ने पर पहुंचते हैं। हाँ। यहाँ पलवल और पंचकुला का जिक्र है। हम्म, पलवल में गांधी संग्रहालय है और पंचकुला में राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय। यहाँ पंचकुला के साथ जो ये राष्ट्रीय या नेशनल शब्द जुड़ा है, ये इसे बाकी जोनल संग्रहालयों से अलग कैसे करता है? राष्ट्रीय शब्द जुड़ने का मतलब है कि यहाँ संरक्षण के मानक, फंडिंग और महत्व किसी एक जोन तक सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब इसका स्केल बड़ा है। हाँ, यहाँ उन पुरातात्विक धरोहरों को रखा जाता है जिनका महत्व पूरे देश के इतिहास को समझने के लिए जरूरी है। ये राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी का हिस्सा बन जाता है। क्या बात है। और इस कहानी का अंत, या यूं कहें कि सबसे पुरानी शुरुआत, हमें डिजिटल नोट्स के एकदम आखिरी 15वें पन्ने पर मिलती है। जी, 15वां पन्ना। ये पन्ना आधुनिक और प्राचीन का अद्भुत संगम है। एक तरफ हिसार का राखीगढ़ी संग्रहालय है जो हड़प्पा सभ्यता की हजारों साल पुरानी ईंटों को सजे हुए है, और दूसरी तरफ गुरुग्राम के चक्करपुर में बना आधुनिक कैमरा म्यूजियम है। राखीगढ़ी और कैमरा म्यूजियम एक साथ। हाँ, और दस्तावेज इस पंक्ति के साथ समाप्त होता है, ये संग्रहालय हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, वीरता और इतिहास के जीवंत द्वार हैं। इस आखिरी पन्ने का विरोधाभास पूरे दस्तावेज का सबसे खूबसूरत निष्कर्ष है। एक तरफ राखीगढ़ी है जहां इंसान ने पहली बार मिट्टी को आकार देकर बर्तन बनाए थे, वो उस समय की सभ्यता का लेंस था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ गुरुग्राम का कैमरा म्यूजियम है जहां शीशे के लेंस से आज की आधुनिक दुनिया कैद की जा रही है। मिट्टी के उस पहले बर्तन से लेकर आज के डिजिटल कैमरे तक का ये सफर ही असल में मानव सभ्यता का सबसे बड़ा हेरिटेज है। कितना अद्भुत सफर रहा है। इस डीप डाइव ने 15 पन्नों के दस्तावेज के जरिए पूरे राज्य के इतिहास को एक नए चश्मे से देखने का मौका दिया है। चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। आज जिन चीजों को हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत सामान्य मानकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमारे हाथ में रखा ये स्मार्टफोन या स्क्रीन पर चमकते हुए ये डिजिटल नोट्स, शायद 100 साल बाद किसी नए संग्रहालय के कांच के पीछे रखे होंगे। ये तो बहुत ही गहरी बात है। क्या आज हम अपने काम या पढ़ाई में कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे भविष्य के संग्रहालयों में सहेज कर रखा जाए? ये विचार सच में हमारे वर्तमान को एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी से भर देता है। एकदम सही। आज का ये डिजिटल नोट्स का पूरा सफर एक शानदार यात्रा था। सुनने वालों और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बस यही संदेश है कि इस दस्तावेज को एक बार खुद से जरूर रिवाइज करें। जब आप इसे खुद पढ़ेंगे तो ये तथ्य सिर्फ रटी हुई लाइनें नहीं, बल्कि दिमाग में छपी हुई तस्वीरें बन जाएंगी।